हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है वोट ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एप्रिशिएशन ऑफ इंडियाज इलेक्शन मैकेनिज्म। कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो प्रशंसा है भारतीय इलेक्शन सिस्टम के लिए, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम, हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन अ हाईली डिवीजिव डिबेट। डिबेट मतलब वाद विवाद, मतलब जो डिबेट होती है, और डिवीजिव मतलब बटी हुई। एक बार फिर से जो इनकी प्रशंसा उन्होंने भारतीय इलेक्शन सिस्टम करी है, उसने इस डिबेट के ऊपर फिर से आकर्षण ला दिया है, फिर से लोगों का ध्यान खींचा है। और किसके ऊपर? ओवर इलेक्शन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, है ना, फेयरनेस, कि जो इलेक्शन को, कितना इलेक्शन हमारे यहाँ फेयर है, कितना चीज़ें सही से हो रही हैं, उसकी तरफ फिर से पूरी जो ध्यान है लोगों का खींचा है इन द टू डेमोक्रेसीज, दोनों ही देशों में। डेमोक्रेसीज मतलब यूएस और इंडिया दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, इसलिए यहाँ पे कंट्रीज ना यूज करके डेमोक्रेसी थोड़ा सा स्टाइल होती है लिखने की। मिस्टर ट्रम्प इज पुशिंग फॉर एन SIR एक्साइज इन द US। भारत में अभी एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज हुई। हर जगह वोटर लिस्ट को दोबारा से उनकी प्रमाण को देखा गया, उनकी प्रामाणिकता को देखा गया, प्रूफ को देखा गया कि क्या वो यहाँ के सिटीजन है कि नहीं। आप लोगों के यहाँ भी लोग पहुंचे होंगे। तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो मिस्टर ट्रम्प है वो इसी तरीके की एक एक्सरसाइज जो है वो US में भी चाहते हैं। बट इट्स हाईली फेडरलाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस इज गवर्न बाई फ्रेगमेंटेड रूल्स एंड पॉलिटिक्स दैट रेजिस्ट द आइडिया। लेकिन यूएस में एक समस्या क्या है, यूएस में फेडरल स्टेट है। फेडरल मतलब जो एक यूएस है वो काफ़ी स्टेट से बना हुआ है। अच्छा, वहाँ पे जो स्टेट की पावर है, अगर आपने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा होगा या फिर पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो यूएस में पॉलिटी में क्या चक्कर है कि वहाँ की स्टेट के पास भारतीय स्टेट से ज़्यादा ताकतें हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो फेडरलाइज्ड है, मतलब स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, और वहाँ पे अलग अलग रूल से ये गवर्न होता है, कंट्रोल होता है पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस, और वहाँ पे अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। तो इस वजह से इस तरीके का आइडिया है जो उसका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से विरोध हो रहा है, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो जैसा कि भारत में हो गया, क्योंकि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे अधिकार हैं, और जो हमारे यहाँ इलेक्शन अथॉरिटी है उसके पास सारे अधिकार हैं, स्टेट की कुछ चलती नहीं है, इसलिए आसानी से हो गया। मगर यूएस में काफ़ी समस्या है। हिज क्यूरियस सोशल मीडिया पोस्ट citing India's चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एज हैविंग वंडर्ड। कह रहा है कि उन्होंने भारतीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है ज्ञानेश कुमार जिनका नाम है, उन्होंने उनका हवाला देते हुए एक सोशल मीडिया में पोस्ट करी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ज्ञानेश कुमार है वो थोड़ा सा चकित रह गए कि किस तरीके से हाउ द यूएस कुड कंडक्ट इलेक्शन, कि किस तरीके से यूएस अपने यहाँ इलेक्शन करा सकता है विदाउट अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी, बिना किसी फोटो आइडेंटिटी के। हैज रिन्यूड कंसर्न्स ओवर इलेक्शन इंटीग्रिटी इन बोथ द यूएस एंड इंडिया। इसी वजह से एक बार फिर से वो चिंताएं दोबारा से उभर आई हैं कि किस तरीके से इलेक्शन में ईमानदारी है या नहीं है जो भारत और यूएस में हो रहे हैं। वैलिड फोटो आइडेंटिटी समझ रहे होगे, हमारे यहाँ जो वोटर आईडी है हम लोग सिंपल उसको यूज़ करते हैं जब भी हम वोट देने जाते हैं। जो लोग 18 से ऊपर, सभी लोग होंगे मेरे हिसाब से इस समय। तो हम लोग जो फोटो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, अगर इलेक्टोरल नाम है वहाँ पे नाम देखते हैं, कौन सा बूथ नंबर है, फिर वहाँ पे वोट देते हैं। मगर यूएस में नहीं है ऐसा सिस्टम। तो इसलिए जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा अचंभित रह गए वो इस बात से लेके कि बिना फोटो आईडी के, बिना वोटर लिस्ट के वहाँ पे इलेक्शन में वोट दे दिए जा रहे हैं। तो अब उसी का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात है कितनी सही है कितनी गलत है पता नहीं, मगर फिर भी पैसेज तो यही कह रहा है, तो हमको यही मानना पड़ेगा। While no one can disagree that the process should be fair and transparent। कह रहा है कि इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो एक तरीके से फेयर होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। द एग्रीमेंट एंड्स देयर, मतलब कि लोग इस बात बेसिक आइडिया से तो एग्री करते हैं कि जो इलेक्शन है वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मगर किस तरीके से होना चाहिए उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से, जैसे अब सरकार ने SIR स्टार्ट किया तो काफ़ी तरीके से देखा गया कि कांग्रेस ने उसका विरोध किया। उसका कहना था कि आप भाई एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप जो है उनको टारगेट कर रहे हो, है ना, उनका कहना ये था। तो इस तरीके से जो विरोधी पार्टियां, चाहे वो इंडिया में हो गई चाहे वो यूएस में हो गई, वो कहीं ना कहीं इन प्रोसेस का विरोध करती है कि भाई प्रोसेस सही नहीं है, आप जो मैथड यूज कर रहे हो वो सही नहीं है। पार्टीशन पॉलिटिक्स। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन का मतलब होता है कि आप किसी एक पक्ष का ज़्यादा, मतलब एक पक्ष की तरफ ज़्यादा बायस्ड है।
तो ये जो हमारे यहाँ बायसनेस वाली पॉलिटिक्स है दोनों ही कंट्री में हैव फॉस्टर्ड पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, इससे एक तरीके से राजनीतिक अविश्वास को मजबूती दी है। क्योंकि अब कांग्रेस बीजेपी की मेथड के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, उसको लगता है ये भैया बहुत ज़्यादा राइट विंग वाले हैं, है ना, जो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। अब जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं ये सोचेगी अरे कांग्रेस वाले जो हैं ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो दोनों ही एक राजनीतिक अविश्वास है, दोनों ही जो हमारे यहाँ मेजर पार्टीज हैं। वैसा ही यूएस में भी है। लीडिंग इलेक्शन लूजर्स टू रिपीटेडली क्वेश्चन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, कह रहा है कि इसी वजह से अब जो इलेक्शंस में हार जाते हैं वो बार बार इलेक्शन की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं कि भाई हम नहीं हारे। अब जैसे ही कहीं भी, जैसे अभी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए तो क्या हुआ कि अपोजिशन पार्टी में अब कौन आ गई, ममता बनर्जी आ गई। तो उन्होंने कह दिया नहीं यहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, यहाँ पे क्योंकि बीजेपी ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो इसी तरीके के सवाल हर डेमोक्रेसीज में उठते हैं, वैसे यूएस में भी उठते हैं। द लिबरल एंड प्रोग्रेसिव स्ट्रैंड्स, अब लिबरल मतलब जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं, जो एक तरीके से ओपननेस चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कट्टरवाद नहीं होते हैं। प्रोग्रेसिव स्टैंड मतलब जो बदलाव चाहते हैं, जो सुधार चाहते हैं। एंड द कंजर्वेटिव मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नैरो माइंडेडनेस बोल सकते हैं हम ना, जो सिर्फ एक तरीके राइट विंग वाले जो सिर्फ अपने देश के बारे में बात करते हैं, अपने धर्म के बारे में बात करते हैं, अपने लोगों के बारे में बात करते हैं। एंड नेटिविस्ट स्टैंड मतलब जो सिर्फ अपने ही देश के वासियों के ऊपर ही उनको ही प्रायोरिटी देते हैं। बांग्लादेश से कोई आ गया, नेपाल से कोई आ गया, पाकिस्तान से कोई आ गया तो वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज उनके खिलाफ आ जाएंगी। मगर जो अपने लोगों के खिलाफ है, अपने लोगों के लिए वो अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाएंगे। तो इस तरीके से अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहने वाली बात ये है। इन बोथ कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज में, अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है ये राइट विंग की पार्टी, इसी वजह से तो इंडिया को इतनी समस्या हो रही है। अगर जैसे वहाँ पे लेफ्ट विंग की पार्टी होती तो भारत को इतनी समस्या ना होती। जिस समय इस समय भारत के और अमेरिका के बीच में जो ये जो रिलेशनशिप है खराब हो गए वो इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर भी एक राइट विंग सरकार है, वहाँ पर भी एक राइट विंग सरकार है। तो दोनों ही अपने अपने देशों के बारे में सोच रहे हैं। Want to purify and streamline the electoral rules and processes, कह रहा है कि दोनों ही, चाहे वो लिबरल हो गए चाहे वो राइट विंग वाले हो गए, दोनों ही ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्टोरल रोल्स है, मतलब ये जो वोटिंग लिस्ट है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरी तरीके से सही हो, ठीक तरीके से हो। तो दोनों ही जो पक्ष हैं वो चाहते हैं कि भाई ये एकदम प्यूरिफाई तरीके से हो और स्ट्रीमलाइन मतलब सही तरीके से हो, हर चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। बट इन डिफरेंट एंड ऑफन कंट्राडिक्टरी वे, लेकिन दोनों का तरीका एकदम डिफरेंट है। हो सकता है कांग्रेस अलग तरीके से चाहती हो, बीजेपी अलग तरीके से चाहती हो, वैसे यूएस में भी अलग तरीके से चाहती है अपोनेंट पार्टी, और जो इसमें सरकार में वो अलग तरीके से चाहती है। तो दोनों ही देश में ऐसा है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों तरीकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। इंडिया एंड द यूएस कुड लीड अ शेयर्ड डेमोक्रेटिक एजेंडा ऑन इलेक्शन रूल्स, कह रहा है कि भारत और यूएस जो है वो एक ही तरीके का एजेंडा, मतलब जो टॉपिक है इसको इलेक्शन रूल्स को लेकर वो शेयर कर सकते हैं, एक ही जैसा अपना सकते हैं। बट ओनली आफ्टर रीस्टोरिंग ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी इन देयर इलेक्टोरल प्रोसेस, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वो अपना जो इनका इलेक्टोरल मैकेनिज्म है, पूरा प्रोसेस है, उसके ऊपर विश्वास पैदा कर सकें, ट्रस्ट पैदा कर सकें, इंटीग्रिटी पैदा कर सकें। इंडियाज नेशनलाइज्ड इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, भारत का जो राष्ट्रीय इलेक्शन प्रशासनिक सिस्टम है, हैज़ लार्जली वर्कड वेल, ये काफ़ी हद तक ठीक काम करता है। देखो अब ऐसा है कि पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही रहता है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, भाई ये ईवीएम हैक हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर जब तक किसी बात का कोई प्रूफ ना हो, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस बात को प्रूफ ना कर दें, तब तक हम उस प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और हर बार जो पावर में आता है उसको जो अपोजिशन वाला होता है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाता ही रहता है। तो मगर अगर हम ओवरऑल अपना पूरा राष्ट्र की तरफ से एकजुट तरीके से सोचते हैं तो वो सिस्टम ठीक है, मतलब कोई इतना खराब भी नहीं है। अगर इतना खराब होता तो देश चलता ही ना। दो इट नाउ फेसेस अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, मतलब इस सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो डगमगा गया है, लेजिटिमेसी की कमी हो गई है। कहने का मतलब ये, मान लो जो विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाएंगे, है ना। वो एक नेचुरल सी बात है, जिस भी पार्टी, मान लो आप किसी दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, हम दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी टीम हारेगी तो कहीं ना कहीं भैया ये एम्पायरिंग अच्छी नहीं हुई है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है, भाई हम अपनी साइड का फेवर करते हैं। तो इसी वजह से कह रहे हैं, तो इसी वजह से जो लेजिटिमेसी का सवाल है वो कहीं ना कहीं तो अब एक पॉपुलेशन है उसके दिमाग में तो आ ही रहा है। तो इसलिए ये सवाल बार बार दोनों ही देशों में जो अपोजिशन की पार्टीज हैं और अपोजिशन के लोग हैं वहाँ पर उठ रहे हैं।
द यूएस डिसेंट्रलाइज सिस्टम लीव्स टू मैनी लूप होल्स इन द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट एंड वोटिंग। अब भारत में तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सब कुछ वही देखता है, चाहे वो वोटिंग लिस्ट हो, एनरोलमेंट नंबर हो, और जितने भी चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, स्टेट वाइज हो, पूरे इंडिया में हो, तो हमारे यहाँ तो सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन यूएस में क्या है, डिसेंट्रलाइज है, बटे हुए हैं चीज़ों में। इसी वजह से बहुत सारे लूप्स होल्स हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं कहीं ना कहीं सिस्टम में, ठीक है। चाहे वो इनरोलमेंट की बात हो गई या फिर वोटिंग की बात हो गई, मतलब उस वोटिंग लिस्ट की सूची वाली बात हो गई, उसमें भी समस्याएं हैं और वोटिंग वाले में भी समस्याएं हैं। एंड इट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ रोबस्ट नेशनल फ्रेम लाइक द ECI। और यूएस जो है वो एक तरीके से लाभ उठा सकता है, रोबस्ट मतलब मजबूत, जैसा भारत में नेशनल पूरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूएस उससे अपना लाभ उठा सकता है। द एक्सपेंडेड सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव एक्ट, इनका एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है सेव एक्ट इन फरवरी को, एंड इज पेंडिंग इन द सेनेट। अब इनके यहाँ सेनेट का क्या मतलब है कि इनकी जो यूएस की पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वैसे उनके यहाँ लंबित पड़ा हुआ है काफ़ी समय से। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ईच स्टेट इट्स ओन मैथड्स, कह रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का, वो हर स्टेट को एक ताकत देता है कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस में अपना ही तरीका यूज़ कर सकते हैं। बट कांग्रेस में एट एनी टाइम, कांग्रेस मतलब जो यूएस की लॉ मेकिंग बॉडी हो गई, ठीक है, जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, पार्लियामेंट बोल सकते हो, एट एनी टाइम बाई लॉ मेक और अल्टर सच रेगुलेशन, कि कभी भी ये जो कांग्रेस है वहाँ की, वो किसी तरीके का कानून पारित करके इस रेगुलेशन में, इस रूल्स में वो चेंजेस ला सकती है। अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट को अपना तरीका देने का एक तरीके से आज़ादी देता है, वैसे इसके उलट भारत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, विच स्टैब्लिशेज द ECI एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि भारत में क्या है, एक सेंट्रलाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि हर चीज़ को देखता है, कंट्रोल करता है। दो हालांकि देर इज नो एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन इन एग्जिस्टिंग लॉज आइदर इन द यूएस और इन इंडिया, कि इलेक्शन से जुड़े जितने भी कानून हैं उसमें किसी तरीके की एम्बिग्यूटी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो भारत हो या फिर अमेरिका हो। दैट ओनली सिटीजन में रजिस्टर एंड वोट, और वो क्या है कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनके नाम इलेक्टोरल लिस्ट में हैं, वही वोट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दिस हैज बिकम ह्यूजली कंट्रोवर्शियल इन बोथ कंट्रीज, कह रहा है कि जो तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि हर वो व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है वोटर लिस्ट में वही वोट दे, ये काफ़ी ज़्यादा विवादित बन गया है दोनों ही कंट्रीज में, मतलब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहा है। द प्रपोज्ड फेडरल लॉ मतलब जो सेंटर का लॉ है, जो पूरे देश में लागू होता है, वुड रिक्वायर, उसमें प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की आवश्यकता होती है अगर आपको वोटिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और वोटिंग के लिए एक फोटो ID की जरूरत होती है। इन इंडिया, भारत में, द SIR इज ट्राइंग टू स्नीक इन दिस रिक्वायरमेंट विदाउट ट्रांसपेरेंसी, एडिक्वेट कंसल्टेशन और सफिशिएंट टाइम। कह रहा है कि भारत में SIR के जरिए सरकार चुपके से एक नए रूल्स लाने की कोशिश कर रही है, और बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के, मतलब बिना पारदर्शिता के, बिना लोगों से कंसल्ट किए हुए, बिना डिस्कस किए हुए और बिना सफिशिएंट टाइम दिए हुए। The very fact that SIR is meant to be conducted only once in 20 years, कह रहा है कि सच्चाई यही है कि ये जो SIR वाला पूरा प्रोसेस है ये 20 साल में एक बार होना चाहिए। मीन्स इट शुड बी कैरीड आउट केयरफुली एंड इंक्लूसिवली, इसका मतलब ये है कि इस बार का जो SIR हो रहा है वो बहुत केयरफुली होना चाहिए और इंक्लूसिवली, मतलब सबको इंक्लूड करना चाहिए, एक एक व्यक्ति को, तभी, क्योंकि 20 साल बाद फिर से मौका आएगा। अब 20 साल के लिए अगर कुछ भी सिस्टम में दिक्कत रह गई या फिर कुछ भी हमारी तरफ से केयरलेसनेस दिख गई तो फिर कोई फायदा नहीं है। वाइल, जबकि रूलिंग डिस्पेंसेशन मतलब मौजूदा सरकार, करंट में जो सरकार है दोनों ही कंट्रीज में, ये सोचते हैं दैट द इलेक्शन प्रोसेस, कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इज टू परमिसिव, कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से ढीले कानून है, यहाँ पर सभी को परमिशन दे दी जा रही है, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, एंड अलाउज फॉरनर्स, और बाहरी लोगों को अलाउ किया जा रहा है कि वो अपने यहाँ पे वोटिंग राइट्स ले लें। दोनों ही सरकारें अपने अपने देश में ऐसा सोचती हैं। देयर अपोनेंट्स
point to systematic and premeditated efforts to target social groups in the name of election integrity। और दोनों ही देश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो अपोनेंट्स हैं, वो एक तरीके से इस बात की तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं कि एक योजनाबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से और पहले से ही सोचे हुए तरीके से जो सरकारें हैं वो एक स्पेशल ग्रुप को, सोशल ग्रुप के मतलब कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर टारगेट कर रही है इस इलेक्शन इंटीग्रिटी के नाम पर। मतलब कहने का मतलब एक आरोप लगा रहे हैं कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो गई, वो कुछ लोगों के ऊपर ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे कांग्रेस या फिर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जो है SIR के जरिए कुछ ही लोगों के ऊपर टारगेट कर रही है। वॉट इज नीडेड इज एन एक्सेप्टेंस। कह रहा है कि यहाँ इस समय जरूरत क्या है, एक एक्सेप्टेंस की, स्वीकृति की, मंजूरी की, दैट की clean electoral rolls of citizens and voting with photo ID are elementary requirement of fair process। कि एक clean electoral list हो, है ना, रजिस्ट्रेशन क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो वोटिंग राइट्स हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हो, वोटिंग जो है वो फोटो आईडी के साथ हो, ये एक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है किसी भी, मतलब ये जो फेयर प्रोसेस की, जो एक इलेक्शन का फेयर प्रोसेस, इसकी एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है। एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट। तो एलिमेंट्री का क्या मतलब हो गया, बेसिक। इन बोथ कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज में द स्टेट, अब ये यहाँ पे राइटर सुझाव दे रहा है कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, मस्ट नॉट सेलेक्टिवली वेपनाइज दीज रिक्वायरमेंट्स, कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो आवश्यकताएं हैं एक फेयर प्रोसेस के लिए, इनको दोनों ही सरकारों को एक वेपन की तरह यूज नहीं करना चाहिए अपने अपोनेंट्स के खिलाफ जो कि पावर में नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, what is the primary benefit of the Indian electoral administration system over the American model, कि किस तरीके से क्या लाभ है जो भारत का इलेक्टोरल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम है, जो अमेरिकन मॉडल के ऊपर भारी पड़ता है। मतलब जो अगर हम बेनिफिट के रूप में देखें तो भारत का जो मॉडल है ज़्यादा अच्छा है। तो वैसा क्या है, इट्स इम्यूनिटी फ्रॉम पार्टीशन पोलराइजेशन ड्यू टू इट्स रोबस्ट लेजिटिमेटी स्टेटस, मतलब जो दोनों पार्टियों के बीच के जो विवाद हैं उससे इसको इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं है, भारत में भी लोगों को भरोसा नहीं है ना, लेजिटिमेसी का सवाल है, तो इसको हम नहीं कह सकते। इट्स कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता है हमारे यहाँ के सिस्टम की, टू मिनिमाइज प्रोसीजरल इनकन्सिस्टेंसीज, की प्रक्रियाओं में जो समस्याएं पैदा होती हैं इलेक्शन के समय में उसको कम से कम करने की ये जो क्षमता है, थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ। वही एक बेनिफिट है, बिल्कुल बात सही है कि अमेरिका में डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिलती है। वहीं भारत में सेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से ये जो हमारे यहाँ जो कमियां हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि US में देखने को मिलती हैं। तो हम बी के साथ जा सकते हैं, करेक्ट आंसर है। What fundamental question does the passage raise regarding the pursuit of election integrity? किस तरीके का एक बुनियादी सवाल पैसेज पूछ रहा है इलेक्शन इंटीग्रिटी के पूरे प्रोसेस को लेकर। कैन प्रोसीजरल रिगर बी मेंटेन विदाउट फैसिलिटेटिंग सिस्टमिक पार्टीशन एक्सक्लूजन। एक तरीके से कह रहा है ये जो क्वेश्चन है कि क्या हम प्रोसीजर की जो कड़ाई है, जो स्ट्रिक्टनेस है, उसको मेंटेन कर, कौन सा प्रोसीजर, इलेक्शन प्रोसेस, उसको मेंटेन कर सकते हैं बिना किसी तरीके का पक्षपात किए हुए किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ, बिना उसको बाहर निकाले हुए। तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसेज में जो ये बात हो रही है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इस तरीके का जो मेथड है, चाहे वो इलेक्शन इंटीग्रिटी की जो बात कर रही है, वो अपने अपोजिशन को दबाने के लिए या फिर उनको पूरे सरकार से बाहर रखने के लिए इस तरीके का प्रोसेस यूज कर रही है। तो वही एक सवाल आ रहा है, बुनियादी सवाल ये है कि क्या ऐसा सिस्टम आ सकता है, क्या हम अपने इलेक्शन प्रोसेस को इतना ठीक कर सकते हैं कि किसी के साथ किसी तरीके का पक्षपात भी ना हो और हमारा सिस्टम भी मजबूत हो जाए। तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। फ्रेगमेंटेड रूल्स एंड पॉलिटिक्स इन द यूनाइटेड स्टेट रेजिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन SIR लाइक एक्सरसाइज। क्या करना है इसमें, हाँ तो ये एक्टिव वॉइस में है, हमको पैसिव में चेंज करना है। ठीक है भाई, रेजिस्ट है तो क्या है,
सिंपल प्रेजेंट है, सबको पता होगा कि इज़ और आर का यूज़ करेंगे जिस तरीके से हमारे यहाँ और इसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एस आई आर लाइक एक्सरसाइज, पूरा ही ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको अब क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। सारे ही ऑप्शन में दिख रहा है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एस आई आर एक्सरसाइज, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्स आई एक्सरसाइज। इज रजिस्टर्ड ठीक है, वॉज नहीं होगा, इज रजिस्टर्ड ठीक है, इज रजिस्टर्ड ठीक है। बाई फ्रेगमेंटेड रूल्स एंड पॉलिटिक्स इन द यूनाइटेड स्टेट, ये तो सही लग रहा है क्योंकि ये पूरा इसी तरीके का सब्जेक्ट यूज कर लिया इसने यहाँ पर। बाई नेशनलाइज वर्ड चेंज कर दिया, नहीं यूज करेंगे। बाई फ्रेगमेंटेड रूल्स एंड पॉलिटिक्स इन द इंडियन नेशन, नहीं नहीं नहीं, पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। द इलेक्शन प्रोसेस इज टू परमिसिव, क्या मतलब है इसका, रिजिड एंड स्ट्रिक्टली डिफाइंड, नहीं, बहुत ज़्यादा कठोर है। पब्लिकली एंड वाइडली सपोर्टेड, ज़्यादा मतलब फैला हुआ है, लोग उसका सपोर्ट करते हैं, नहीं। लैक्स एंड पुअरली कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही भरी हुई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कानून है उसमें, बहुत ज़्यादा पुअरली कंट्रोल्ड है, हाँ ठीक है। इसी वजह से तो क्वेश्चन यही है कि दोनों देशों की सरकारें ये मानती हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस है बहुत ज़्यादा परमिसिव है। एंड कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक मतलब बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, गवर्नमेंट वर्क है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल है, नहीं, तो सी हमारा आंसर है। वाई इज अ मोर रोबस्ट नेशनल फ्रेमवर्क रिकमेंडेड फॉर द यूएस, क्यों एक नेशनल, जो एक मजबूत नेशनल सिस्टम की आवश्यकता है, रिकमेंड किया गया है यूएस के लिए। टू एबॉलिश इंडिविजुअल स्टेट इलेक्टोरल मैथडोलॉजीज, ताकि जो उनके यहाँ के अलग अलग स्टेज हैं, उनके जो मैथड हैं इलेक्शन के, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, ऐसा नहीं बताया गया है। टू इम्प्लीमेंट पीरियाडिक सिटीजनशिप चेक, कि लगातार सिटीजनशिप की जो वैधता है उसको चेक करने के लिए, नहीं। टू बाईपास ऑन गोइंग लेजिस्लेटिव कांग्रेशनल डिबेट्स, ताकि जो वहाँ पे पार्लियामेंट में जो भी डिबेट हो रही है उसको बाईपास किया जाए, नहीं। टू एड्रेस वर्नेबिलिटीज़ इन वोटर इनरोलमेंट, हाँ, अगर किसी तरीके की खामियां हैं, कमजोरियां हैं वोटर के इनरोलमेंट में, वोटर के रजिस्ट्रेशन में, तो इसको हटाने के लिए उनको एक मजबूत नेशनल सिस्टम की ज़रूरत है, फ्रेमवर्क की ज़रूरत है अपने इलेक्शन प्रोसेस में। तो डी हमारा आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, छोटा सा है। अ टेलीफोन मैसेज फ्रॉम पेगू स्टेट्स, पेगू स्टेट ये है वो म्यांमार में, वाटर इज़ गोइंग डाउन, मतलब एक टेलीफोन मैसेज आता है पेगू स्टेट से कि जो वाटर है वो अब नीचे उतर रहा है, मतलब वहाँ पे फ्लड आ गया होगा तो वो अब नीचे आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हैज़ बीन मेड ऑफ राइस इन द टाउन, एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन की गई है कि कितना खाना है उस टाउन में। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ अ जनरल शॉर्टेज ऑफ फूड, और किसी तरीके का खतरा नहीं है फूड की कमी का। बट अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर रनिंग शॉर्ट इन देयर हाउस, लेकिन कुछ लोगों के घर में खाना खत्म हो रहा है। एंड अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू डिस्ट्रीब्यूट टू देम, और कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि उनको खाना मिल सके। द मेन डिफ़िकल्टी इज़ ट्रांसपोर्ट, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि फ्लड आया हुआ है तो ट्रांसपोर्ट जो है वो बाधित होगा। 4 फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, अब पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास के फ्लाइट के हो सकते हैं या फिर ट्रेन के हो सकते हैं, तो जो 4 फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स हैं हु वर स्ट्रैंडेड एट प्यागी, इसका मीनिंग नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, हैड रीच्ड पेगू, वो पेगू पहुंच जाते हैं। एंड प्रोसीडेड टू रंगून, और रंगून की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोथ द ऑनरेबल मिनिस्टर्स आर स्टिल लास्ट नाइट एट प्यागी, दोनों ही ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं वो प्यागी में ही होते हैं। देयर डैश नो न्यूज़ फ्रॉम द अदर टाउन्स, किसी तरीके की न्यूज़ नहीं पता चल पा रही है अदर टाउन से। फर्दर अप द लाइन प्यूनताजा दईकी एक्स्ट्रा हैज़ द टेलीग्राफ लाइन इज अपरेंटली ब्रोकन, कह रहा है कि जो टेलीग्राफ लाइन है, टेलीग्राम जिससे दिया जाता है, वो लाइन टूट चुकी है। रिलीफ ऑपरेशन डैश कंटिन्यू टू इंश्योर सप्लाईज रीच दोज डैश नीड, और एक तरीके से जो बचाव का अभियान है, रिलीफ ऑपरेशंस हैं, वो लगातार चल रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि सप्लाईज जो है वो सबके पास पहुंच सके। स्ट्रैंडेड का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हुआ? मैरून का मतलब होता है कि जो कहीं फंस जाए, ट्रैप हो जाए किसी प्लेस में, है ना, और उसके पास मतलब एकदम हेल्पलेस हो। स्टैंडर्ड का भी मतलब ये होता है कहीं फंस जाना। रेस्क्यूड मतलब बचाना। रिलीज, एस्कॉर्टेड मतलब जब आपको कोई मतलब आपके साथ रहता है आपको प्रोटेक्शन करने के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर है। अपेरेंटली का हमें एंटोनिम बताना है। अपेरेंटली का क्या मतलब होता है कि जैसा
मतलब एकदम जो क्लियर हो, एविडेंट हो। सिमिंगली ये तो सिनोनिम हो जाएगा, एविडेंटली सिनोनिम हो जाएगा। ड्यूबियसली मतलब जो डाउटफुल हो, अनसर्टेन हो, सस्पिशियस हो, तो ये नहीं। ऑस्टेंसिबली मतलब होता है कि जो सही दिखता है मगर होता नहीं है, ठीक है। तो ये तो एंटोनिम बताना था इसमें, तो ड्यूबियसली जो है उसका एंटोनिम होगा। आंसर क्या है? ड्यूबियसली। देयर डैश आर इज, पूरी लाइन नहीं लिखी है। देयर डैश नो न्यूज। अच्छा, न्यूज, न्यूज के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? देयर आर नहीं होगा, देयर इज नो न्यूज। तो इज सही है, वर यहाँ पे नहीं, सिंपल प्रेजेंट में पूरा चल रहा है, हैव का कोई मतलब नहीं है, तो बी करेक्ट आंसर है। रिलीफ ऑपरेशंस, जो रिलीफ ऑपरेशंस हो गए, क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल वर्ब चाहिए, इज होगा नहीं, वॉज पास्ट टेंस में चल नहीं रहा है, हैज आएगा नहीं, तो आर हमारा आंसर है। सप्लाईज रीच दोज, उनके पास सप्लाई पहुंचाई जा रही है जिनको आवश्यकता है। ये क्या हो गया? एक ईडियम है जिसकी हमें, इसका मतलब होता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में उनकी मदद की जा रही है जिनको आवश्यकता है। तो ऑन नहीं होगा, इन नीड होता है। तो ये तो एक तरह से फिक्स्ड है, इसलिए इन ही इसके साथ यूज आएगा, तो इन ही यूज होगा। यह है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो फिर स्टार्ट करते हैं। हाउएवर से स्टार्ट नहीं कर सकते, एक कंट्रास्ट दे रहा है, तो वन को हटा देते हैं। सेवरल एनिमल्स आइदर लैक अ डिस्टिंक्ट हेड, बहुत से जो एनिमल्स हैं या तो उनके पास एक प्रॉपर हेड नहीं होता है, मुंह नहीं होता है। ऑल टुगेदर और हैव सच अ डिफ्यूज बॉडी प्लान दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, या फिर उनकी जो बॉडी होती है इतनी ज़्यादा फैली होती है कि उसको आइडेंटिफाई, पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे अमीबा। येट फिर भी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 2 को नहीं अभी स्टार्ट करेंगे। एक बार 4, 2 ऑप्शन दिए हुए, एक बार देखते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ एनिमल, जब भी हम जानवरों के बारे में सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं उनकी बॉडी का कि उनके पास एकदम क्लियरली डिफाइंड हेड होगा और उनकी आईज भी एकदम डिफाइंड होंगी, माउथ भी होगा, ब्रेन भी होगा। अब यहाँ देखो 4 के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक कंट्रास्टिंग वाला सब्जेक्ट सेंटेंस पढ़ा था। हालांकि एवोल्यूशन हैज़ टेकन अ वेरी डिफरेंट पाथ फॉर सम क्रिएचर, कि ये जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें बहुत अलग तरीके का हुआ है कुछ क्रिएचर्स का, कुछ जो एनिमल्स हैं उनके लिए। तो 4-1 तो दिख रहा है। यहाँ पे एक बात बोली कि हमने इमेजिन किया बॉडी को कि क्लियरली डिफाइंड हेड होगा, आईज होंगी, माउथ होगा, लेकिन जो एवोल्यूशन हुआ उसने एक अलग तरीके का पाथ चुना कुछ क्रिएचर्स के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात कंटिन्यू होगी कि कुछ जो एनिमल्स थे उनके पास प्रॉपर हेड नहीं होता है, जो बॉडी प्लान होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है ना। थर्ड कंक्लूड करेगा, येट मैनी स्टिल पजेस लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स, की बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके पास लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं या पूरी तरीके से डेवलप्ड आईज है, दैट जो कि उनकी मदद करता है नेविगेट करने में, प्रेडेटर्स को डिटेक्ट करने में और फूड को पाने में। तो 4, 1, 2, 3 हमारा जो होगा वो आंसर होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको ट्राई करो। एंड द वीकली मार्केट, एंड से स्टार्ट नहीं करेंगे अभी, तो 1 से तो नहीं जाएंगे। यहाँ 2 ऑप्शन 2 के दिए हुए हैं, एक बार 2 को चेक कर लेते हैं। लॉन्ग बिफोर 10 मिनट्स डिलीवरी ब्रेड अ कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी एंड वीकली मार्केट्स वर अ वे ऑफ लाइफ। कह रहा है कि ये जो 10 मिनट डिलीवरी वाला सिस्टम से पहले एक तरीका था जीने का, वो था कि हफ्ते में एक बार मार्केट जाना, वहाँ से सब्जी वब्जी लाना, सामान लाना, है ना। 10 मिनट जो ये ब्लिंकिट और आजकल की स्विगी वाला 10 मिनट वाला सिस्टम हो गया है, उससे पहले यही था कि जब किसी को सामान की आवश्यकता होती तो हफ्ते में एक बार जाता था और सारा सामान लेके आ जाता था, ठीक है। एंड द वीकली मार्केट हैज़ बिकम माई डोपामाइन हिट। अचानक से ये 2 के बाद 1 तो यूज़ नहीं करेंगे, है ना। देखो ये अचानक से क्या बोला उसने कि जो साप्ताहिक मार्केट था वो मेरा एक डोपामाइन हिट था, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 कह रहा है इट्स बीन अ 6 ईयर्स, कह रहा है कि 6 साल हो गए कि मैं चेन्नई से दिल्ली मूव की हुई, मुझे मतलब चेन्नई से दिल्ली वो आ गया था 6 साल पहले ही। तो 2 के बाद 4 और 1 कह रहा है कि जो वीकली मार्केट हुआ करती थी वो मेरा एक तरीके से डोपामाइन हिट था, कि मैं जाता था, एनर्जाइज हो जाता था, है ना, खुशी मिलती थी मुझे। तो 2, 4 और 3 में कंक्लूड कर रहा है कि आई डू नॉट इंटेंड टू कास्ट एस्पिरेशन। कास्ट एस्पिरेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, कि मैं आरोप नहीं लगाना चाहता ब्लिंकिट और स्विगी के इंस्टामार्ट के ऊपर, खासकर जबकि मैं एक खुद जनजी हूँ जो कि कन्वीनियंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि ट्रस्ट में दे हैड सेव्ड माई डे ऑन सेवरल ओकेजन, कई बार इन्होंने मेरी मदद करी है। तो 2, 4, 1, 3 जो है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।